हेलो बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे थर्मोडायनेमिकल रिलेशन पर। ठीक है, एक लास्ट न्यूमेरिकल है आपके लिए। वो न्यूमेरिकल क्या है आपका? लास्ट, यूजिंग मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव करना है हमको फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक, रेशियो किसका? एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टू एडियाबैटिक स्पेसिफिक हीट, सॉरी इक्वल टू रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, दो स्पेसिफिक हीट की रेशियो के बराबर होता है। तो चाहे आपका वर्ड में ये क्वेश्चन दे दे, चाहे आपका ऐसे दे दे आपको, प्रूव दैट ES अपॉन ET। ES क्या है? एडियाबैटिक इलास्टिसिटी है। ET क्या है? आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है। ES क्या है? एडियाबैटिक, और ये क्या है आपका? आइसोथर्मल, जिसकी वैल्यू क्या है आपका, मतलब ये रेशियो आपको दिखाना है CP अपॉन CV की। देखो, टू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू क्या आपके पास? गामा है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन में दिखाना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, क्योंकि E इज इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, ये हमने इलास्टिसिटी में पढ़ाया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते हैं? प्रेशर। लेकिन यहां पे हम लोग चेंज इन प्रेशर कहेंगे, जो प्रेशर बदला गया। ठीक है, और अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, ये नीचे रहता था एग्जैक्टली पहले, अभी ये अपॉन भी रहता है। ठीक है, तो स्ट्रेस हो गया अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, यानी आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन। अब इसी आयतन को मैंने क्या किया? ऊपर कर दिया ये। ठीक है, अब ये स्ट्रेस किसके लिए रखना है? एडियाबैटिक के लिए। तो एडियाबैटिक के लिए ES आपका क्वेश्चन में दिया गया है, तो ES इज इक्वल टू क्या होगा? -V, एकदम सेम रहेगा, यहाँ कांस्टेंट S लग जाएगा। और ET के लिए, मतलब आइसोथर्मल के लिए इलास्टिसिटी, यहाँ T लग जाएगा। ठीक, और फिर इसके बाद आपको इसको डिवाइड करना, मतलब ES अपॉन ET लाना ही आपको, उनका रेशियो लाना है। तो ES अपॉन ET, तो ES की वैल्यू मैंने रख दिया ये, ET की वैल्यू ये रख दिया। ठीक, अब आप क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, इस वाले में डेल्टा T से डिवाइड किया, मतलब डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बना लिया, इनटू डेल्टा T अपॉन डेल्टा V कर लिया, मतलब डेल्टा T से मल्टीप्लाई और डेल्टा T से डिवाइड, और कांस्टेंट जो S था वो वही है। और नीचे वाले में डेल्टा S से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नीचे वाले में आपको डेल्टा S से मल्टीप्लाई करना है, तो डेल्टा S से मल्टीप्लाई किया और डेल्टा S से डिवाइड किया। देखो, डेल्टा P ऑलरेडी है, तो अपॉन डेल्टा S इंटू डेल्टा S अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट T। अब इसको हमको सेपरेट कर लेना है, मतलब कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट S, डेल्टा T अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट S, फिर यहाँ डेल्टा P अपॉन डेल्टा S एट कांस्टेंट T, डेल्टा S अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट S। ठीक, अब मैक्सवेल इक्वेशन क्या होते हैं? देखो, आपको क्या करना है? मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन अप्लाई करना है, और यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें चारों मैक्सवेल इक्वेशन यूज होंगे। तो आपने क्या लिखा? देखो, मैक्सवेल इक्वेशंस आर, ये पहला मैक्सवेल इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन है, ये आपका तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन है, और ये आपका चौथा है। ये यहाँ देखो माइनस किया गया है, दूसरे वाले में भी ये माइनस किया गया है। अब आपके पास देखिए चार वैल्यूज हैं, इन चारों वैल्यूज में आपको ढूंढ करके ये मैक्सवेल के चारों इक्वेशन लिखने पड़ेंगे आपको। लिख लिया, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? इसको अप्लाई करेंगे। आइए अप्लाई करते हैं। ये देखो, डेल P अपॉन डेल T है, तो ढूंढते हैं हम लोग डेल P अपॉन डेल P अपॉन डेल T, डेल P अपॉन डेल T यहाँ पे है। देखो, चौथे में उल्टा करके है, यहाँ डेल P अपॉन डेल T है, यहाँ डेल T अपॉन डेल P है, तो इसको उल्टा करके यहाँ रखेंगे। देखो, यहाँ रख दिया, एक मिनट, हाँ, ये आपका माइनस अभी हटा रहे हैं, चलो ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? डेल S अपॉन डेल V एट कांस्टेंट P। ठीक है, फिर इसके बाद आपका इसके जगह पे डेल T अपॉन डेल V, डेल T अपॉन डेल V, डेल T अपॉन डेल V। देखो, ये मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, डेल T अपॉन डेल V क्या हो जाएगा? डेल P बाई डेल S एट कांस्टेंट V, और वही वाला माइनस मैंने क्या किया है? आगे किया है, इसका माइनस यहाँ किया है। ठीक, फिर इसके बाद डेल P बाई डेल S, डेल P बाई डेल S, देखो ये डेल P बाई डेल S उल्टा करके है। यहाँ पे आपका डेल P बाई डेल S ऐसे है, लेकिन यहाँ डेल P बाई डेल S मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, तो उल्टा करके रखेंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास? डेल P बाई डेल S
डेल पी बाई डेल एस, डेल पी बाई डेल एस, उल्टा करके आइए तो ये डेल टी अपॉन डेल वी करना होगा। यहां पे आपका स्टेप उल्टा लिखा है ये। अच्छा, इस वाले का देख लेते हैं, एस अपॉन वी है ये, तो डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है, ये उल्टा रखना पड़ेगा। क्या है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी, ठीक है, क्वेश्चन सही है आपका। फिर इसके बाद आपका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस, यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस उल्टा करके रख लिया ये माइनस में। फिर इसके बाद लास्ट में डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी, यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी क्या है, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन में आपका ये यूज हो जाएगा, ये याद कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ये भी आपका कांस्टेंट प्रेशर है, ये भी आपका कांस्टेंट प्रेशर है, दोनों को एक ही में लिख सकते हैं हम लोग। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी, ये माइनस माइनस कट जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी, ठीक है, ये डेल्टा वी इसको काट देगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा ना, बिल्कुल ये ऊपर जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, अभी जो बचेगा उसको बाद में लिखेंगे। ये वाला देखो ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों एक ही में है आपका, ठीक है। क्या लिखेंगे आप जरा देखिएगा तो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये वाला ऊपर गया बिल्कुल, तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा एस। अब आपको करना क्या है, इसको नीचे लिखना है, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, अभी टी का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया आपने, ठीक है, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी हो गया। और मैंने इसको क्या करना है, नीचे ले जाना है, तो नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि ऊपर है ये देखो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा, इसको हमने नीचे किया है, अरे भाई साहब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ऑलरेडी है, ये ठीक है, लेकिन ये आपका ऊपर है, इसको ये नीचे था बिल्कुल देखो, तो क्या लिखोगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक, एट कांस्टेंट भी। अब आप क्या करते हैं, ध्यान से देखना, टी से मल्टीप्लाई और टी से डिवाइड, और जब टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो टी डेल्टा एस को क्या कहते हैं, डेल क्यू, याद है ना, टी डेल्टा एस को डेल क्यू कहते हो, और टी डेल्टा एस को क्या कहते हो, यहाँ पे फिर डेल क्यू हो जाएगा, तो डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, और डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये सीपी हो जाएगा और ये सीवी हो जाएगा, ठीक। इसके जगह पर मैंने क्या किया, सीपी, और इसके जगह पर सीवी, तो सीपी अपॉन सीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा, ठीक, क्लियर हो गया। और यही आपका क्वेश्चन था। अब आप क्या करेंगे, देखिए जब आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक बार वीडियो और देखिएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, मतलब रोक लेंगे, ठीक है, वीडियो को रोकिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लीजिए इसको। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। देखो इसके बाद आपको ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ठीक है, यानी यूनिट नंबर 2 में जितना भी हमको करना था थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको कर दिया, ठीक है। अब बारी है आपका यूनिट नंबर 1 की, जिसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं। मतलब यूनिट नंबर 1 में आपको एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपका KTG कहा जाता है, KTG, ठीक है। तो KTG में जो सबसे पहला टॉपिक है आपका एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी इसका एजम्पशन क्या होता है, यानी एजम्पशन मतलब जो इसमें सपोज किया गया है, कितनी सारी चीजें आपका गैस के अंदर सपोज करी गई हैं, उन्हीं चीजों को बताया गया है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जैसे किसी कंटेनर में अगर आप गैस रखते हैं तो उस गैस की एक्टिविटी को के बारे में हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं, तो जो वर्ड लिखते हैं उसी को हमने नाम दिया क्या, आपका एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। तो एजम्पशन का मतलब होता है कि सोचना, मैंने सोचा है कि ये गैस के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना, तो हमने उसको एजम्पशन के फॉर्म में आपका प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसका जो कि यूनिट नंबर 1 है, और आपका एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो हेडिंग बना लेंगे आप, ये पहली हेडिंग है इस चैप्टर का, एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बन गया हेडिंग। चलिए लिखते हैं हम लोग,
अगर मैं जल्दी बोलता हूं तो आप वीडियो रोक लिया करिए, इसके बाद आप हेडिंग बना लीजिए अच्छे से, इसके बाद आप लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एजम्पशन माने गए हैं आपके या लिए गए हैं, उनको हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। तो लिखिए देयर आर फॉलोइंग एजम्पशन ऑफ kinetic theory of gases. There are following assumption of kinetic theory of gases. There are following assumption of kinetic theory of gases. There are following assumption of kinetic theory of gases. देखो पहला assumption क्या है, जितने भी गैसेस आपकी होती हैं वो आपका स्मॉल, पहला टर्म, दूसरा आपका आइडेंटिकल, तीसरा आपका रिजिड, चौथा आपका परफेक्टली इलास्टिक आपके होते हैं, मतलब पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है ना। यानी ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, मीन्स ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ, जितने भी गैसेस आपकी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, आर मेड अप ऑफ स्मॉल, दूसरा आपका क्या है ये स्मॉल आपका रहेगा, देखो इस मोबाइल ऑफ हो गई थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो मैंने आपको करना क्या था कि एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पहला एजम्पशन आपको बता रहे थे कि जितनी भी आपकी गैसेस होती है वो आपका स्मॉल, आइडेंटिकल, स्मॉल का मतलब बहुत छोटा आपका होना चाहिए, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका रिजिड होना चाहिए, चौथा पॉइंट आपका परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। ये पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, कोई कंटेनर है, ये कंटेनर, तो कंटेनर में जो गैस आप रख रहे हैं तो वही आपने कहा ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल या स्मॉल, आइडेंटिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। जैसे आपने कहा कि कोई भी आपके पास ये कंटेनर है, तो ये कंटेनर का कोई भी पार्टिकल अगर आप लेते हैं, यानी जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे पहला टर्म क्या होगा आपका, स्मॉल होंगे, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है आपका, रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, जिसको हम ब्रेक, मतलब जिसको ब्रेक करने में काफी ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो यानी आपका ये रिजिड होते हैं ये, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका क्या होता है, ये आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल यानी जितने भी आपके पार्टिकल्स होंगे वो सब क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, ये परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो अगर कोई, मतलब जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल, मतलब गैसेस सिस्टम होते हैं, यानी जितने भी गैसेस हैं आपके, ये आपका क्वालिटीज आपके रखते हैं वो, तो आप क्या कहेंगे, ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ, all gases are made up of small, rigid, identical and perfectly elastic particles are called molecule। इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर, पहला पॉइंट समझ में आ गया। क्या बोला मैंने, all gases system या all gases are made up of small, rigid, identical and perfectly elastic, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल आपके इलास्टिक होते हैं ये, ठीक है ना। परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिक पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। इन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, लिख लेते हैं इसको हम लोग, लिखिए ऑल गैसेस, नंबर 1 में लिखिएगा, ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ, और आर मेड अप ऑफ, all gases are made up of small, identical, rigid। all gases are made up of small,
comma identical, comma rigid, and perfectly elastic particles, are called molecule. ठीक है। अब देखिए दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, यहां पर ये गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होती है आपका ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या कहेंगे, ये गैसेस मॉलिक्यूल मींस दीज गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन। यानी आपके क्या करते हैं, ये गैसेस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल वेलोसिटी से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन का मतलब है इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे आपका ये मॉलिक्यूल क्या करता है, चाहे आपका आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, मतलब पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि ये आपका गैसेस मॉलिक्यूल इस साइड मूव कर रहा होगा। ठीक है। या ये वाला गैसेस मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा होगा। तो आप ये कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कौन सा मॉलिक्यूल किधर मूव कर रहा है। ठीक है ना। तो दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, दीज गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन मतलब कि हर डायरेक्शन में, हर संभव डायरेक्शन में आपके क्या करते हैं, ये मूव करते हैं विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी। जितनी भी पॉसिबल वेलोसिटी हो सकती है ये आपके मूव करते हैं। ठीक है। क्या कहा मैंने, फिर समझो। दीज गैसेस मॉलिक्यूल, ये आपके गैसेस मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपके, मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी। ठीक है ना। जिस भी डायरेक्शन में आपके मूव करेंगे आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि आपका कोई मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, दीज गैसेस मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, लगातार ये मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, फिर सुन लीजिए, दीज गैसेस मॉलिक्यूल आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली इन ऑल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, ठीक है। अब आप जरा समझिए, इस मोशन के दौरान जब ये मूव करते हैं तो इस मोशन के दौरान ये गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं और जिस कंटेनर में रखे हैं आप इन मॉलिक्यूल्स को, उस कंटेनर के वॉल से भी टकराते हैं। तो क्या कहेंगे, ड्यूरिंग दिस मोशन, इस मोशन के दौरान ये एक दूसरे से टकराते हैं। ये गैसेस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। एक दूसरे से मतलब ये वाला इससे टकराएगा, ये वाला इससे टकराएगा, मतलब एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और किससे टकराएंगे, कंटेनर के वॉल से टकराएंगे। कंटेनर जैसे ये इधर गया तो ये इससे टकरा करके आपका रिबाउंस हो जाएगा ये। ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, ड्यूरिंग दिस मोशन, इस मोशन के दौरान, जो आपने मोशन बताया, ठीक है ना, इस मोशन के दौरान क्या करते हैं आपका, ये गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं और किससे टकराते हैं, कंटेनर के वॉल से। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, ड्यूरिंग दिस मोशन ऑल गैसेस मॉलिक्यूल आर कोलाइड विथ ईच अदर ऑल्सो विद द वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर के वॉल से भी टकराते हैं और वो एक दूसरे से भी टकराते हैं। चलिए नंबर 3 पॉइंट में लिखते हैं, ड्यूरिंग दिस मोशन gaseous molecules are collide with each other and also with the wall of container,
and also with the wall of container. ठीक है, ऑल्सो विद द वॉल ऑफ कंटेनर। चौथे पॉइंट में देखिएगा, इनका जो कोलिजन होता है, मतलब जब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपके कोलाइड करते हैं, तो इनकी कोलिजन जो होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, मतलब इलास्टिक कोलिजन होता है। क्योंकि मैंने कहा था कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपका इलास्टिक होते हैं। ये तो जब कोलाइड करेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, इलास्टिक हो जाएगा। ये तो आप पढ़े होंगे, हमने भी पढ़ाया आपको, ठीक है, फर्स्ट पेपर में, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। ऐसा कोलिजन, समझिएगा, ऐसा कोलिजन जिसमें पार्टिकल की एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होती है, कंजर्व होती है। एनर्जी और मोमेंटम, पी, ई और पी क्या होती है, कंजर्व होती है। यानी कोलिजन के पहले कुल एनर्जी वही आपका कोलिजन के बाद एनर्जी रहे, और कोलिजन के पहले मोमेंटम और वही कोलिजन के बाद मोमेंटम रहे। तो एनर्जी कंजर्व रहती है और मोमेंटम क्या होती है, कंजर्व होती है, जब कोलिजन कैसा होता है आपका, इलास्टिक होता है। तो कोलिजन यहाँ पे आपका इलास्टिक है और जब कोलिजन आपका इलास्टिक है तो क्या होगा आपका, इनके पास जो मोमेंटम और एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है ये, ठीक है। तो लिखेगा नंबर 4 में, द कोलिजन आर perfectly elastic. The collision are perfectly elastic. The collision are perfectly elastic. So energy and momentum So energy and momentum are conserved. एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है आपका, कंजर्व होता है, ठीक है। 5वें पॉइंट में आपको क्या करना है, 5वें पॉइंट में आप ये कहेंगे कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वर्क नहीं करता है। मीन्स देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वर्क नहीं करता है, ठीक है। लिख लेते हैं, देयर इज, नंबर 5 में, देयर इज नो एनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन there is no any forces of attraction or repulsion between gaseous molecule. ठीक है। अब जरा देखना, तो नंबर 6 में रहेगा आपका जो कोलिजन का ड्यूरेशन होता है। ध्यान समझिए, हमने कहा भी आपको कि जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं। तो टकराने का जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट है और समझ में थोड़ा सा देर में आता है। देखिएगा तो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, जैसे ये मॉलिक्यूल है आपका और एक मॉलिक्यूल ये है, तो दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो टकराने का जो ड्यूरेशन है, टकराने का ड्यूरेशन का मतलब कि ये मॉलिक्यूल्स कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे बैट और बॉल के बीच में कांटेक्ट का ड्यूरेशन, मतलब बैट और बॉल कितने समय के लिए कांटेक्ट में रहे, तो इसको बोला जाता है आपका ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन। यानी कितने, जैसे ये टकराया आपका ये मॉलिक्यूल टकराया, तो कितने देर तक बिल्कुल कांटेक्ट में रहे ये मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन ऑफ जो कोलिजन होता है वो निग्लेजिबली स्मॉल होता है, मतलब बहुत कम होता है, एज कंपेरिजन टू टाइम स्पेंड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन द टू कोलिजन। मतलब जैसे आप ये कहेंगे ये मॉलिक्यूल पहले क्या है आपका, मान लिया कि ये मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ये मॉलिक्यूल और ये आपका एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। तो जब ये यहां से यहां आकर के टकराएगा जब,
तो ये आपका कोई टाइम लगाएगा ना, ये तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन? जब ये टकरा करके जब ये अलग होगा, ठीक है ना। यानी ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन निग्लेजिबली स्मॉल होता है। किसके कंपैरिजन? बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन में जो समय लगता है, यानी दो सक्सेसिव कोलिजन यानी दो बार टकराने में। जैसे ये आपका अभी लिया आपने, ये टकरा गया था किसी एक मॉलिक्यूल, मान लिया कि यही कोई मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ये मान लो। अच्छा, यहां पर आपका ये कोई मॉलिक्यूल है, ये ऐसे, ये कोई मॉलिक्यूल है और ये कोई मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल मान लिया कि इससे टकरा करके यहां पहुंचा है, मतलब ये मॉलिक्यूल इससे टकरा चुका है, अब ये जाकर के इससे टकराएगा। तो अब एक कोलिजन हो गया था, दूसरा कोलिजन इससे करना है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लगता है वो काफी ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन? ये आपका मतलब वो ज्यादा होता है ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, यानी आपका जब कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराता है तो ये टाइम बहुत कम होता है। किसके कंपैरिजन? बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, देखिए द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, द ड्यूरेशन DURATION, the duration of collision is negligibly small. Is negligibly small. The duration of collision is negligibly small as compared to, as comparison to time spent between two collision. टाइम स्पेंड मतलब जो समय लगा, टाइम स्पेंट बिटवीन टू कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में जो समय लगता है वो काफी ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन? बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन की, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, ये जो देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपका, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, जैसे किसी एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लेजिबली स्मॉल होता है पूरे कंटेनर के वॉल्यूम से, ठीक है, या पूरे गैस के वॉल्यूम से। चाहे कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, चाहे आपका गैस का वॉल्यूम क्या है। क्यों? क्योंकि ये गैसेस मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर में आपका फैल जाएंगे, यानी गैस का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? कंटेनर के वॉल्यूम के। तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वो बहुत कम होगा किसके कंपैरिजन? गैस के वॉल्यूम से या कंटेनर के वॉल्यूम से, ठीक है ना, बहुत कम होगा। ये आपका इस गैसेस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है बहुत ही कम होगा किसके कंपैरिजन? चाहे गैस का वॉल्यूम क्या है, चाहे आपका कंटेनर के वॉल्यूम को है, ठीक है। तो लिख लेते हैं द वॉल्यूम ऑफ, नेक्स्ट में लिखिएगा द वॉल्यूम ऑफ a molecule, the volume of a molecule is negligibly small. The volume of a molecule is negligibly small as compared to volume of container, as compared to volume of container, as compared to volume of container, ठीक है। क्या लिखा आपने? जो आपका वॉल्यूम है एक मॉलिक्यूल का वो निग्लेजिबली स्मॉल होता है एज कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, या आप गैस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जरा समझिए, इसके बाद ये कहेंगे कि टू सक्सेसिव कोलिजन में एक मॉलिक्यूल का मतलब एक मॉलिक्यूल जब दो बार लगातार टकराता है तो उस दो सक्सेसिव कोलिजन में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को हम लोग फ्री पाथ कहते हैं। उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फ्री पाथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन या बिटवीन टू अल्टरनेट कोलिजन, यानी दो लगातार कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर करता है एक मॉलिक्यूल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है ना, खाली जगह जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल, द डिस्टेंस
traveled by a molecule between two successive collision, the distance traveled by a molecule between two successive collision is known as free path, ठीक है, is known as free path। अब जरा देखो लास्ट पॉइंट क्या है, द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज, जैसे मान लो कि ये आपका दो कोलिजन हो गया, इसको इन दो कोलिजन में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लिया कि मतलब जो फ्री पाथ है आपका λ1 है, इसके बाद ये वाला मॉलिक्यूल तुरंत मिल गया तो ये इससे टकरा गया, मतलब जल्दी से मिल गया, तो ये फ्री पाथ आपका λ2 हो जाएगा। फिर इसके बाद मान लो ये वाला मॉलिक्यूल मिल गया, ये वाला, ठीक है, मतलब ये किसी से टकरा चुका था, फिर यहाँ दूसरा कोलिजन है, तो ये दो सक्सेसिव कोलिजन में λ1 हो गया, इसका और इसके बीच में जो कोलिजन हुआ λ2, इसके बीच में जो कोलिजन हुआ λ3, ठीक है। तो ये जो एवरेज डिस्टेंसेस कवर करेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है ना। मींस द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, टू नहीं कहेंगे आप, मतलब दो कह देंगे तो फ्री पाथ हो जाएगा, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन मतलब बहुत सारे कोलिजन में जो एवरेज डिस्टेंस आपका कवर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है ना। फ्री पाथ के अलावा क्या बोलेंगे हम लोग, मीन फ्री पाथ, ठीक है। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के द्वारा तय किया गया एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, दो कहेंगे तो वो फ्री पाथ हो जाएगा, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन मतलब बहुत सारे कोलिजन हुए, इज नोन एज फ्री पाथ, क्या कहा, सॉरी मीन फ्री पाथ कहा जाता है उसको, ठीक है। तो लिख लेते हैं, द एवरेज डिस्टेंस traveled by a molecule, the average distance traveled by a molecule between successive collisions is known as mean free path, मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो ये आपका 8-9 एजम्पशन थे, ये एजम्पशन हम लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। एग्जाम के लिए आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपके 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें जो भी पॉइंट आपका अगर आपका डाउट करता है तो आप कमेंट करिएगा, सर हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग कुछ दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है।